हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सुनना। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से पानी भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबराना अंधेरे से, ना मायूस हो और ना घबराना अंधेरे से। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर तुम प्रयास करोगे तो अंधेरे से घबराना नहीं है, परेशानियों से घबराना नहीं है, सफलता तो मिलती ही है। बस तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ झंकार। ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही वर्णनात्मक और छायावाद के कवि हैं। प्रारंभ में वर्णनात्मक कविताएं लिखते थे, बाद में वह छायावाद कविता की ओर चले गए। क्लियर? अर्थात किसी वियोग से वह काफी प्रेरित होते थे। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग, जो आज हमारे द्विवेदी जी थे, उनके समय के ये लेखक हैं और उस समय वर्णनात्मक लिखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने छायावाद की तरफ आकर्षित हुए। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम पहले लेखक परिचय देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पाठ की तरफ चलेंगे। ध्यान देंगे, लेखक का नाम तो मैथिली, लेखक क्या, कवि बोलिए। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। कवि का क्या नाम है भाई? मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म कब हुआ तो याद रखेंगे 1886। जन्म कब है? 1886। और निधन कब हुआ तो निधन हुआ 1964। निधन कब हुआ, वहां दिखाई नहीं पड़ता है इस रंग को। निधन कब हुआ तो याद रखेंगे 1964 को। जन्म स्थान चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में झांसी जिला है, झांसी जिला में एक गांव है चीरगांव, वहीं इनका जन्म हुआ था। भाषा ज्ञान, ये कई भाषा के धनी व्यक्ति थे। हिंदी, संस्कृत, बंगला और उर्दू के अच्छे जानकार थे। इनकी कुछ कृतियां हैं, माने उन्होंने क्या क्या लिखी है याद रखेंगे। रंग में भंग, जयद्रथबद्ध, भारत भारती। देखिए ये बहुत ही सुंदर इनकी रचना थी। भारत भारती, देश में देश प्रेम को जगाने में, देश में देश प्रेम को जगाने में आजादी के समय उन्होंने ये लिखी थी, और इस लेख के कारण इनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई थी। अर्थात भारत भारती उनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में एक। पंचवटी, झंकार जो अभी हम पढ़ रहे हैं, साकेत, यशोधरा, द्वापर जय भारत, विष्णु प्रिया, गुरुकुल, विकटभट्ट, किसान इत्यादि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ये तो एक थोड़ा सा झलक दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कई रचनाओं का क्या कहते हैं रूपांतरण भी किया है, अनुवाद किया है। जैसे प्लासी का युद्ध जो अंग्रेजी में लिखा गया उसको हिंदी में रूपांतरण, मेघनाथ वध, वृत्र संहार, ये सब भी उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया है। यानी एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवादित करने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि ये कई भाषा के जानकार थे। तो आपने लेखक परिचय पढ़ा, याद रखेंगे सन शताब्दी जन्म कहाँ हुआ था, ये सब पूछता है। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग कहाँ किए, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं झंकार कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहना चाहते हैं। एक एक पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। बस तुमको करना क्या है, बस वीडियो को आराम से देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए झंकार कविता कब लिखी गई थी तो जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शासन के समय वो संगीत को एक लय ताल बना करके और उन्होंने इस कविता को लिखने का प्रयास किया था। और उन्होंने क्या कहते हैं, देखिए, इस शरीर की सकल सिराएं, क्या लिखे सुनिएगा, इस शरीर की सकल सिराएं। सकल का मतलब होता है जो सामने में है, सिराएं का मतलब हुआ कि हमारी जो नस है, शरीर की जो इंद्रियां हैं, अर्थात हमारे शरीर का एक एक अंग है। क्या कहते हैं, देखिए, इस शरीर की सकल सिराएं, यानी हमारे शरीर की जितनी भी क्या है अंग हैं, हो तेरी तंत्रों के तार। क्या कहते हैं, हो तेरी माने हो मिल जाए तेरी तंत्रों के तार,
माने तुम्हें समर्पित है। किसको समर्पित है? तो देश को समर्पित है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हमारे शरीर का एक एक अंग हो तेरी तंत्रों के तार, माने तुम्हारे लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित? देश के लिए। तो उन्होंने तार शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो जैसे उन्होंने बताया, उदाहरण पर यहां समझा रहे हैं कि जैसे बीना होती है ना, तो बीना को उसमें जो तार लगी होती है, तार से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जितना हाथ की उंगलियों से जब बीना के तार को तुम चलाओगे तो उतनी ही ध्वनि उत्पन्न होती है, उतनी ही प्रकार के व्यंजन उससे सुनाई पड़ती है। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि तुम बीना हो, देश को क्या कहते हैं? तुम बीना हो, और हम क्या हैं? तार हैं, और हम तार को जितना हिलाओगे उतना ही काम आएंगे। यानी कि हम आपके लिए समर्पित हैं, देश के लिए वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झंकार। कहते हैं आघातों की क्या चिंता है, माने आघात का मतलब चोट प्रहार, चिंता मतलब सोचना। कहते हैं कि मुझे चोट का कोई चिंता नहीं है, आघात का मुझे कोई चिंता नहीं है, उठने दे माने उठ जाए ऊंची झंकार। झंकार का मतलब होता है एक प्रकार की ध्वनि, जैसे जब लगातार बजती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। कहते हैं वो कि हमें अगर देश के आजादी के लिए, देश के काम के लिए अगर हम कुछ करते हैं, अगर हम इस क्रम में अगर हमें कई प्रकार की चोटें आघातें आती है, तो हमें इसका कोई भी डर नहीं है, कोई भी मतलब चिंता नहीं है। ऐसा कवि पहले एक पद के माध्यम से उन्होंने कहा। सुनिएगा क्या कहा, फिर से समझते हैं। वो देश को समर्पित हुए करते हैं कि हमारी शरीर का एक एक सिराएं, एक एक अंग हमें देश को समर्पित है। और इस समर्पण में, इस क्रम में, आजादी के समय में अगर हमें कई तरह का चोटें भी लगती है तो हमें किसी तरह का कोई चिंता नहीं है, बस झंकार उठना चाहिए, ऐसा उज्जवल बहुत बड़ा झंकार, ताकि इसका नाम आगे तक चल सके। देखिए दूसरे पद के माध्यम से फिर उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। पे अटेंशन। नाचे नियति प्रवृत्ति सुर साधे, नाचे नियति प्रवृत्ति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार। क्या कहते हैं सुनिएगा। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। नाचे नियति, नियति का मतलब होता है विचार, यानी कि अपनी विचार को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। प्रकृति सुर साधे, प्रकृति का मतलब प्रकृति, सुर का मतलब होता है देवता, साधे माने साधते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप अपने विचार को बदलिएगा तब प्रकृति आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा, अच्छा लगेगा। जैसे आप देखे होंगे कभी पर पूजा के दिन, ऐसा नहीं कि उस दिन सूरज कुछ विशेष गुण लेकर के आता है, लेकिन उस दिन का सुबह आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। आखिर क्यों? जब घर में कोई उत्सव हो तो आपको अच्छा लगता है, उस दिन का दिन माहौल आपको अच्छा लगता है। जबकि उस दिन भी सूरज वही उगा था, हवा वही थी, पानी वही था, लेकिन उस दिन आपके मन में खुशी है, इसीलिए वो अच्छा लगता है। ठीक सेम कहानी यहाँ पर है। कहते हैं नाचे नियति, यानी अपने समय स्थिति को बदलिए, अपने नियति को बदलिए, तो प्रकृति आपको अच्छी लगेगी, प्रकृति भी आपके साथ कैसा लगेगा? अच्छा। सब सुर ले सजीव साकार, यानी सब माने सब, सुर का मतलब होता है वही देवता, हो सजीव साकार, यानी हर एक चीज क्या हो? सजीव हो, जीवित हो, यानी आपको हर एक वस्तु जीवित लगे, दिखाई पड़े। ऐसा कविवर कहते हैं मैथिली शरण गुप्त अपने कविता के माध्यम से कि अगर आपकी नियति, आपका सोच अच्छा होगा तो हर चीज आपको सजीव लगेगा, साकार लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर क्या कहते हैं देखिए। देश देश में काल काल में, देश देश मैंने हर देशों में अलग अलग समयों में उठे गमक गहरी गुंजार, और उठे ऐसा गमक माने एक सुगंध, गहरी माने गहरा, गुंजार माने आवाज। माने हर देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग समय में एक गहरी गुंजार उठने की बात करते हैं, एक गहरी आवाज की, यानी परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं हमारे कविवर मैथिली शरण गुप्त। वो कहते हैं कि देश में आजादी नहीं है, अब देश की आजादी के लिए हमें लगातार क्या करना है? प्रयास करना है, यानी अपनी सोच को बदलिए। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तब देश आजादी की ओर बढ़ेगा, तब हमारा नाम होगा। फिर आगे क्या कहते हैं तीसरे पद के माध्यम से सुनिएगा। कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू। देखिए कर प्रहार तू, कर प्रहार, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजी शासन वाले यानी अंग्रेज हम लोगों पर लगातार प्रहार कर रहे थे, यानी हम लोगों को चोटें पहुंचा रहे थे। तो यहां पर कवि कहते हैं कि कर प्रहार, तुम अगर हम पर चोट दे रहे हो, प्रहार कर रहे हो,
तो करो प्रहार, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है तुम्हारी आघात से, तुम्हारी प्रहार से मुझे कोई डर नहीं है। भार नहीं यह तो यह प्यार है। माने तुम जो मारते हो ना, प्रहार करते हो ना, तो मुझे उसकी चिंता नहीं, वो तो हमें प्यार लगता है। क्या लगता है? प्यार। जब देखे होंगे ना, खास करके लड़कियां जब थोड़ा सा गुस्सा होती है ना, तो गुस्सा में भी फेंट से मारती है कलेजे में कस के। अरे यार बता रहा है ऐसे, वो मारती नहीं है, वो प्यार है उसका। वही बात है यहाँ पर भाई। तो वो कवि को अपने देश के प्रति क्या है? प्रेम है। कवि को अपने देश के प्रति क्या है? प्रेम है। और वो कहते हैं कि तुम प्रहार करते हो तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह प्रहार मुझे क्या लगेगा? प्यार लगेगा, क्योंकि देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है ना भाई। प्यारे और कहूं तुझे, प्यारे और कहूं तुझे, और हम तुमको और प्यारा कहेंगे। तुम जब प्रहार करोगे ना, तो तुमको प्यारा कहेंगे। प्रस्तुत तो हूं, मैं हूं तैयार। अरे तुम्हारे लिए तो हम तैयार हैं ना, तुम खाली तैयार हो जाओ ना बस। यानी कहने का अर्थ है कि देश के लिए वो अपने आप को मर मिटने के लिए तैयार है। कविवर कहते हैं कर प्रहार तू, तू प्रहार करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, जितना प्रहार कर, मुझे तुम्हारी हर एक प्रहार प्यार लगेगी। प्रहार क्या लगेगी? प्यार लगेगी। और मैं तुम्हें प्यार से ही हर शब्द बोलूंगा। प्रस्तुत हूं, मैं हूं तैयार। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? तैयार हूं। तुम्हारे लिए क्या हूं? तैयार हूं। चलते हैं चौथे पद के माध्यम से उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा थोड़ा सा। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार। तार तार का मतलब यहाँ तार के शरीर वाला तार ना भाई, बॉडी का एक एक अंग, एक एक नाभ, मतलब नसें जो हैं, उनको उन्होंने कहा। तार का मतलब वो घर छाड़ने वाला तार मत समझ लेना, और वो बिजली वाला तार। यहाँ पर शरीर कवि क्या कहे हैं कि मेरे तार तार से तेरी, यानी हमारे शरीर के एक एक अंग से तान तान का हो विस्तार। तान का मतलब होता है आवाज, ध्वनि। यानी कहते हैं कि तान तान का हो विस्तार, यानी हमारे शरीर से एक एक शरीर के अंग से एक ध्वनि उत्पन्न हो, माने एक वीरता का जोश उत्पन्न हो, काम करने की अभिलाषा उत्पन्न हो। अपनी अंगुलियों के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। कहते हैं अपनी अंगुली, माने अपने बल से, अपने हाथों से धक्के से बल लगा करके खोल, माने शुरू करो अखिल श्रुतियों के द्वार। अखिल का मतलब होता है अखंड, बहुत। श्रुतियों के द्वार माने सुनने वाले। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर के एक एक अंग से एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसी आवाजें उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे जिससे कवि कहते हैं कि अपने अंगुलियों के धक्के से जो सुनने वाले लोग हैं, उनके श्रुतियों के द्वार खोलिए, माने उनको सुनने पर प्रेरित कीजिए, उनको अपने तरफ आकर्षित कीजिए। ऐसा जैसे आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि जब कोई गाना अगर हम गाएंगे, तो हमारी आवाजें अच्छी नहीं है तो लगेगा फूटल डोल बज रहा है, नहीं बज रहा है। लेकिन वही गाना कोई अच्छे गायक, कोई सुर वाले लोग गाते हैं, कोई लड़कियां गा दे, तब बड़ी मधुर लगती है भाई। नहीं, अरे कान को तो अच्छा लगता ही है, नजर के सामने वो घूमने लगता है, अरे वाह क्या है। बाद में भी वो जब गाना आपको आएंगे, तो आपको वही नजर आएगा कि अरे वो लड़की गाई थी, कमाल की आवाज थी भाई ना। अब कहीं बैठे रहते हैं और आपके सामने वो चित्र दृश्य दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ है कि वो क्या है? आकर्षण है आवाज के प्रति। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आप अपनी एक एक आवाज से इस तरह बनाइए कि सुनने वाले लोग क्या हो जाए? आकर्षित हो जाए, आप पर मंत्र मुग्ध हो जाए। कान ही नहीं, नजर भी वो रखे, ध्यान भी रखे। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने अगले पद के माध्यम से, लास्ट पद है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। क्या कहते हैं? ताल ताल पर भाल झुकाकर। ताल ताल का मतलब होता है हर एक एक शब्द पर, भाल का मतलब होता है सिर। भाल का मतलब क्या है? सिर। सिर झुकाकर, यानी तुम्हारी एक एक कदमों पर, ताल ताल यानी एक एक कदमों पर भाल मैं सिर झुकाऊं। मोहित तो हो सब बारंबार, यानी कि ऐसा कुछ करो, ऐसा अपनी कदम आगे बढ़ाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने मतलब तुम्हारे कदमों के सामने अपनी सिर झुका दे। है ना? देखिए, ताल ताल पर, तुम्हारी एक एक कदम पर भाल झुकाकर, अपने सिर झुकाकर, मोहित हो सब बारंबार, बार बार तुमसे मोहित हो जाए, ऐसा कुछ करो। यानी हमारे देशवासियों को आजादी के लड़ाई के लिए प्रेरित करते उन्होंने लिखा, प्रेरित करते उन्होंने लिखा है कि तुम ऐसा कुछ करो कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाए। यानी हम देश को आजाद करेंगे, हमारी नामें होगी, पूरा संसार हमारी लोहा मानेगी। इसलिए वो कहते हैं मोहित हो सब बारंबार।
फिर कहते हैं लय बध जाए और कर्म कर्म से सम में समा जाए संसार। सम में समा जाए यानी कि सारा संसार हम भारत में समा जाए, ऐसा लय तैयार कीजिए। लय बंध जाए, लय का मतलब एक आवाज, एक तरीका, एक गीत, एक ऐसी तरीका बन जाए जो कर्म कर्म से धीरे 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 सारा संसार भारत में समा जाए, ऐसा कुछ करे। यानी भारत में एक झंकार उत्पन्न करने की बात किया है। झंकार का मतलब जैसे गीत में एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कवि मैथिली शरण गुप्त अपने कविता के माध्यम से देश की आजादी के लिए झंकार उत्पन्न करने की बात उन्होंने किया है कि हम सब मिल करके अगर काम करेंगे तो हमारा देश एक दिन ऐसा ही, छोड़ दीजिए, देश हमारा क्या बन जाएगा, आजाद होगा। इसलिए देश की आजादी के लिए लोगों को तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने ये कविता लिखा था। माने देश के लोगों को प्रेरणा दे रहे थे कि हमारा देश आजाद हो। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी। हर एक पंक्तियों को अर्थ बताने का हमने प्रयास किया। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।